नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में तमाम बड़ी खबरें आपके साथ साझा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी पुनीत भी न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। कुछ खास खबरें जिनके लिए हम उनका भी रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले राजधानी भोपाल से एक बड़ी खबर के बारे में आपको जानकारी दे दें। वचन पत्र सलाहकार समिति की बैठक हुई है। कमलनाथ ने सलाहकार समिति की बैठक ली है। चुनाव से 3 महीने पहले वचन पत्र जारी होगा। जानकारी निकलकर सामने आ रही। गुजरात में राहुल गांधी के किसानों के 3 लाख कर्ज माफ करने पर भी इस बैठक में चर्चा हुई है। वचन पत्र समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह का बयान भी सामने आया। राहुल गांधी या कमलनाथ 3 लाख तक का कर्ज माफ करने का ऐलान कर सकते हैं तो उस पर विचार होगा। तो फिलहाल वचन पत्र में अधूरा किसान कर्ज माफी को पूरा करने का ऐलान होगा। बेरोजगारी को कम करने और शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर हर वर्ग के लिए वचन पत्र में एक बिंदु शामिल किया जाएगा। स्थानीय स्तर पर भी सुझाव लिए जा रहे हैं, उन्हें वचन पत्र में शामिल किया जाएगा। तो वचन पत्र समिति की बैठक इसको पूरा करने में लगी कांग्रेस पार्टी एक बार फिर किसानों को खुश करने की तैयारी में। राहुल गांधी के गुजरात में किसानों के 3 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करने के ऐलान के बाद मध्य प्रदेश में भी इस पर मंथन शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी के वचन पत्र सलाहकार समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, गुजरात में जिस तरीके से ऐलान किया, क्या मध्य प्रदेश में भी इस पर अमल हो सकता है? देखिए, अभी इस पर चर्चा हुई नहीं है और जब तक मुकम्मल चर्चा नहीं हो जाती है और या तो राहुल जी की तरफ से यहाँ निर्देश हमें मिले या हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी इस पर सहमति व्यक्त करें, तभी इस पर मैं कुछ कह सकता हूँ। लेकिन पार्टी विचार कर रही है। अभी तो देखिए, हमारा जो स्टैंड है और हमारा कहना है वो यह है कि पिछला जो घोषणा पत्र है उसमें जो हमने शामिल किया था किसानों की कर्ज माफ़ी, ये शब्द था किसानों की कर्ज माफ़ी। उसमें आप जानते हो कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ हो गया, लेकिन अभी भी कम से कम 12, 13, 14 लाख किसान बाकी हैं। तो उनके कर्ज की माफ़ी हम करेंगे, ये तो तय है, ये तो घोषणा पत्र में शामिल होगा ही होगा। अभी आगे देखिए, आगे चर्चा के बाद इस पर हम। सर, आज जो बैठक हुई वचन पत्र सलाहकार समिति की, उसमें किन बिंदुओं पर चर्चा हुई? देखिए, व्यापक स्तर पर चर्चा हुई है। बहुत सारे विषय हैं, चाहे कर्मचारियों से संबंधित हो या किसानों से संबंधित हो, महिला सुरक्षा है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, मतलब हर विषय पर करीब करीब चर्चा हुई। चूँकि अभी प्रारंभिक स्टेज है, ये प्रारंभिक स्तर पर है, तो कोई अभी सहमति हर विषय पर बनी नहीं है, लेकिन चर्चाओं में सारे विषय रहे। और हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि पिछला जो हमारा वचन पत्र था, और ये शायद मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन मैं कह रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड कि बहुत से लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा बना था मध्य प्रदेश का वचन पत्र। इस चुनाव के लिए, 23 के चुनाव के लिए उससे भी बेहतर हम बनाएंगे वचन पत्र, सब मिलकर जितने हम लोग हैं। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी की लीडरशिप में, उनके निर्देश पर, ये हम जरूर आपसे कह सकते हैं। तो कांग्रेस की वचन पत्र सलाहकार समिति इस बात पर मंथन करने में लगी है कि 2018 के तुलना में 2023 का कांग्रेस का वचन पत्र किस तरीके से बेहतर हो। किसानों के साथ ही हर वर्ग को खुश करने की भी तैयारी इस वचन पत्र में की जा रही है। कैमरा पर्सन मनीष सेंगर के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। और सीधे रुक करेंगे राजधानी भोपाल का हमारे सहयोगी शरद श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शरद, कांग्रेस की कवायद गुजरात चुनाव के लिए अब नजर आने लगे। वचन पत्र समिति की बैठक हुई, क्या कुछ हुआ इस बैठक में और आशंका क्या कहती है, कौन से बिंदु शामिल हो सकते हैं? शरद। बिल्कुल, देखिए, वचन पत्र सलाहकार समिति की जो बैठक है वो आज हुई थी। कमलनाथ ने बैठक ली है और उसमें बहुत सारे जो बिंदु हैं जो वचन पत्र को लेकर कांग्रेस शामिल कर सकती है जब चुनाव होंगे और वचन पत्र जारी करने की बात आएगी तब। लेकिन जो बात अभी प्रारंभिक तौर पर निकल के सामने आ रही है उसमें एक बात है कि जो कर्ज माफ़ी का मुद्दा था, जो पिछले 2018 के जब मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो एक तरीके से वो जो घोषणा थी राहुल गांधी की ओर से की गई, वो एक तरह गेम चेंजर साबित हुई। हालांकि बाद में बीजेपी ने उस पर बहुत सारे सवाल उठाए और ये कहा कि जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया और फिर सरकार भी बाद में चली गई।
लेकिन ये बात कांग्रेस समझ रही है कि वो जो वादा था वो कहीं ना कहीं उसके लिए फायदेमंद साबित रहा। तो आने वाला जब चुनाव होगा तो उसमें जो वचन शामिल किए जाएंगे वचन पत्र में, उसमें कर्ज माफ़ी को लेकर भी कोई बड़ी बात हो सकती है। मसलन एक बात ये भी सामने आ रही है कि जो कर्ज माफ़ी अधूरी रह गई, यानी कि जब सरकार चली गई कांग्रेस की, जो कर्ज माफ़ी नहीं हो पाई, तो क्या उसको भी शामिल किया जाए और उसकी क्या कर्ज माफ़ी की जो सीमा है वो भी बढ़ाई जा सकती है। तो इस तरीके के जो बिंदु हैं उन पर अभी हालांकि प्रारंभिक तौर पर ही विचार हो रहा है, अभी बहुत समय है चुनाव को लेकर। इसके अलावा जो बेरोज़गारी का एक विषय है, तो रोज़गार कैसे देना है, महंगाई है, महंगाई से कैसे जनता को राहत देना है, तो ये बहुत सारे जो बिंदु हैं जिन पर अभी मंथन चल रहा है और संभव है कि जब चुनाव होंगे तो उसके पहले इन सारे बिंदुओं को समाहित करते हुए एक वचन पत्र कांग्रेस का ऐसा सामने आए जो 2018 की तरह ही गेम चेंजर साबित हो, ऐसा कांग्रेस का कहना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शौरत इस पूरी जानकारी के लिए। और जिस तरह से कर्ज माफी का मुद्दा गुजरात चुनाव में उठाया जाएगा, इस पर भी सभी की नजर रहेगी। लेकिन फिलहाल बात कर लेते हैं जबलपुर की बड़ी खबर सामने आ रही है। बिशप पीसी सिंह के यहाँ छापे का मामला है। घर और कार्यालय पर कार्रवाई लगातार जारी है। ईओडब्ल्यू ने करोड़ों रुपए बरामद किए हैं। घर के बाद कार्यालय में नकदी की गिनती लगातार चल रही है। विदेशी करेंसी मिलने पर अन्य जांच एजेंसियां भी दखल दे सकती हैं। सोसाइटी संचालित कर रही कई स्कूल, और ये जानकारी सामने आई कि स्कूल की राशि से धर्मांतरण भी कराया गया, इसकी भी आशंकाएं हैं। धार्मिक संस्थाओं को करोड़ों की राशि ट्रांसफर की गई है और एमपी के अलावा देश के अन्य हिस्सों में भी ये राशि पहुंचाई गई। लंबे समय से खेल चल रहा था। द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च नॉर्थ इंडिया डायोसिस के चेयरमैन हैं बिशप पीसी सिंह। बिशप ने साल 2004 से 2012 के बीच 2 करोड़ 70 लाख की राशि धार्मिक संस्थाओं में ट्रांसफर की है। शिकायत में चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आए। देश भर में बिशप पर कुल 99 एफआईआर और मुकदमे दर्ज हैं। बिशप पीसी सिंह, जिनके खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी, नकदी की गिनती लगातार जारी है। बिशप पर शिकंजा कसा गया है। चलिए और ज्यादा जानकारी इस पर हम लेंगे। हमारे सहयोगी प्रतीक अवस्थी जबलपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। प्रतीक, आपसे हम जानकारी लेना चाहेंगे। पहले घर पर गिनती हुई और करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट मामले में, प्रतीक? देखिए अवंतिका, अभी भी जो सर्च की कार्रवाई है वो जारी है। पीसी सिंह जो कि बिशप हैं और सोसाइटी के अध्यक्ष भी हैं, इनके अंतर्गत सैकड़ों स्कूल जो है संचालित होते हैं। गंभीर आरोप लगे हैं। आर्थिक अनियमितता के चलते ईओडब्ल्यू ने आज रेड मारी थी। बहरहाल अभी जो ताजा जानकारी आपको बता दूं, फिलहाल 59 पौंड 15,382 डॉलर 1.65 करोड़ रुपए, यानी अभी तक करीब 2 करोड़ 70 लाख रुपए तो फिलहाल बरामद घर से ही हो चुके हैं। और दफ्तर में जो भी कार्रवाई है, सर्च कार्रवाई ईओडब्ल्यू की, वो जारी है। संभवतः वहां भी बड़ी मात्रा में जो कैश है वो ईओडब्ल्यू को यहां मिला है। 2004 से लेकर 2012 तक बतौर सोसाइटी के चेयरमैन रहते हुए धार्मिक संस्थाओं को 2 करोड़ 70 लाख रुपए ट्रांसफर करने की आर्थिक अनियमितता, पैसों का गबन करने का आरोप और सोसाइटी का नाम कूटरचना करते हुए बदल देने का, ये तमाम आरोप जो है इनके ऊपर लगे थे। एक और तथ्य सामने आए थे कि बिशप पर पूरे देश भर में 99 एफआईआर और जो मुकदमे हैं वो न्यायालय में लंबित हैं। बेशक हैरत करने वाला ये पूरा खुलासा था। और जिस प्रकार से धार्मिक संस्थाओं को स्थानांतरित की जा रही थी राशि, उससे ये आशंका जताई जा रही है कि धर्मांतरण का खेल रचा जा रहा था। न केवल मध्य प्रदेश बल्कि अन्य राज्यों में और पूरे देश भर के अलग अलग इलाकों में इस राशि को ट्रांसफर अलग अलग खातों में किया गया है। बेशक जो दायरा ईओडब्ल्यू जबलपुर का है वो अपने दायरे के तहत ही खोजबीन कर रही है, लेकिन अब मांग उठ रही है कि राष्ट्रीय एजेंसियां भी इस पूरे मामले में कहीं न कहीं दखल दें। जो भी हो, फिलहाल ईओडब्ल्यू की कार्रवाई अभी भी जारी है। ठीक है प्रतीक, आप नजरें बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए इसी मामले से जुड़ी हुई खबर आपको बताते हैं। इस पूरे मामले को लेकर जो खबर हमको अवंतिका अभी बता रही थी, इसी पूरे मामले को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। इस मामले को लेकर एक तरफ वीडी शर्मा जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस मामले पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि जबलपुर में इससे पहले भी प्रश्न खड़े हो चुके हैं। एमपी के कई और ऐसे स्थान हैं जहां जबलपुर जैसे मामले हैं। मिशनरी को जिस उद्देश्य के लिए जमीन मिली थी उसका सही उपयोग नहीं हो रहा है। जांच में कई और खुलासे हो सकते हैं, लेकिन इस मामले में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा कह रहे हैं कि जानबूझकर मिशनरी संस्थाओं को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे बड़ी कार्रवाई हुई। देखिए, ये एक छापा है और एक इस प्रकार का प्रकरण सामने आया है और मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रकरण आज नहीं, मुझे ध्यान में है
हम लोग जब विद्यार्थी परिषद का काम करते थे तब भी जबलपुर जैसी जगह पर इस प्रकार की बातों के बारे में प्रश्न खड़े हुए थे। और एक जबलपुर नहीं, ऐसे और भी मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर ऐसे हिस्से हैं जहां इस प्रकार की चीजें होती है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि कई स्थानों पर मध्य प्रदेश के अंदर जो इस प्रकार के किस उद्देश्य के लिए लोगों को जमीनें मिली, किस उद्देश्य के लिए, एजुकेशन के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए उनको ये चीजें दी गई, चाहे कभी भी दी गई हो, अंग्रेजों के बाद से या बाद में भी दी गई हो किन्हीं सरकारों के द्वारा, लेकिन आज वो किस दिशा में किन प्रयोजनों के लिए उनका उपयोग कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा प्रश्न है कि आज क्या कमर्शियल उपयोग होना शुरू हुआ है, आज क्या उन जमीनों को जो एजुकेशन के पर्पज के लिए मिली थी, ये भी जांच होनी चाहिए। क्या उन जमीनों का एक्चुअल एजुकेशन के पर्पज के लिए यूज हो रहा है, क्या उन्होंने इधर उधर से गुड़ा भाग करके और उन सारी जमीनों को उन्होंने बेच खाया? ये क्या है, मदरसा, मिशनरी, इनको तंग करना, लोगों को नफरत फैलाना, यही तो एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का। क्योंकि उस पर छापा नहीं मार रहे हैं। जिस मंत्री के नेतृत्व में ये घोटाला हुआ है राशन का, जो बच्चों को और महिलाओं को मिलना था, जिसमें करोड़ों 3,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ, उस पर छापा क्यों नहीं मार रहे हैं? और चलिए बढ़ते हैं आगे और जबलपुर की बात करते हैं, जहां पर 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का यूरिया गायब हो गया। जी हां, ये यूरिया सोसाइटी तक पहुंचा ही नहीं, करीब 1,000 टन यूरिया के बारे में जानकारी मिली है। इसको 26 अगस्त को आना था, लेकिन ये जहां पहुंचना चाहिए था ये वहां पहुंचा ही नहीं। इसको पहुंचना था सिवनी में, इसको पहुंचना था मंडला में, डिंडौरी में, दमोह में, सरकारी समितियों में इसको जाना था, लेकिन 890 टन यूरिया गायब हो गया। जबलपुर कमिश्नर ने मामले में संबंधित जिलों के कलेक्टर से रिपोर्ट तलब की है। फर्टिलाइजर कंपनी क्रिबको समेत श्याम फर्टिलाइजर्स के जवाब का इंतजार किया जा रहा है। मार्कफेड ने दरअसल 25 अगस्त को अलग अलग जिलों के लिए यूरिया आवंटित किया था। बड़े घोटाले की आशंका के चलते अब पूरे महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। और यूरिया के गायब होने के मामले पर अब सियासत शुरू हो गई है। एक तरफ कांग्रेस की तरफ से जहां इस पूरे मामले को लेकर कहा गया कि एक बड़ा घोटाला है और विधानसभा में इस मसले को उठाया जाएगा, तो बीजेपी कह रही है कि 3 दिन में सच सामने आ जाए। देखिए, मध्य प्रदेश तो घोटालों का प्रदेश हो गया है। माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब घोटाला सामने ना आता हो। 25 अगस्त को जबलपुर में 1,000 टन यूरिया पहुंचाया गया था, जिसको क्रिबको के द्वारा, श्याम फर्टिलाइजर के द्वारा पहुंचाया गया था। उसमें 890 टन पहुंचा और करीब 3 करोड़ से ज़्यादा का जो यूरिया है वो गायब हो गया, और जिसको डिंडोरी, दमोह, मंडला पहुंचना था, लेकिन वो यहाँ की बजाय अधिकारियों के माध्यम से, दलालों के माध्यम से, भाजपा नेताओं के माध्यम से बाजार से गायब कर दिया गया और रास्ते में ही गायब हुआ। ये वैसे ही है जैसे पोषण आहार का घोटाला है। लगातार घोटाले हैं और ये सब पैसा कहाँ जा रहा है? पूरे मध्य प्रदेश में जो बड़े बड़े भाजपा के कार्यालय बनते हैं और भाजपा के नेताओं के पास जो स्कूटरों में चलते थे अचानक गाड़ियां आ जाती हैं, ये सब घोटाला और इन सब का जो सामने दृश्य है ये सामने है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बप्पा की कल विदाई होनी है, कल विसर्जन, गणपति का विसर्जन होना है और उसके बाद तैयारी शुरू हो जाएगी नवरात्र की। और नवरात्र में मध्य प्रदेश में गरबा करने की परंपरा है और गरबा पंडाल सजते हैं, लेकिन गरबा पंडाल में अब बगैर पहचान पत्र के एंट्री नहीं मिल पाएगी। ये कहना है उषा ठाकुर का। संस्कृति मंत्री हैं उषा ठाकुर, उन्होंने इसको लेकर बड़ा बयान दिया। कहा कि लव जिहाद का ये बड़ा जरिया होता है, पंडालों में एंट्री के लिए पहचान पत्र इसलिए जरूरी है। बिना पहचान पत्र के एंट्री नहीं मिलेगी। जो भी आए आइडेंटिटी कार्ड लेकर आए, बगैर इसके कोई प्रवेश नहीं कर पाए। ये सबके लिए सलाह भी है और नसीहत भी है। हमारे लोग और सहयोगी संगठन सभी जागरूक हैं, क्योंकि गरबा पंडाल लव जिहाद का बड़ा माध्यम बन गए थे। इसलिए जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति अपनी पहचान छुपाकर गरबा पंडाल में न जाए।
अब नहीं, अब सब लोग बहुत सजग और सतर्क हैं। गरबे में जो भी आए वो अपना आइडेंटिटी कार्ड साथ लेकर आए। बगैर पहचान के गरबों में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। ये मतलब सलाह है या आदेश किस तरह? ये सलाह भी है और ये हमारे सब जितने भी संगठन हैं, हमारे सभी लोग जागरूक भी हैं, क्योंकि लव जिहाद का एक बड़ा माध्यम बन चुके थे ये गरबे। तो ये बहुत अनिवार्य हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति गरबों में अपनी पहचान छुपाकर ना आए। शर्मा का बयान भी सामने आया है। ये सरकार की जिम्मेदारी है। दुर्गा पंडाल पर गड़बड़ी होती है, सरकार की जिम्मेदारी है ये सब, और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके से बयान दिए जाते हैं। तो उषा ठाकुर के बयान पर पीसी शर्मा ने भी पलटवार किया है, कहा है कि सरकार की जिम्मेदारी होती है अगर गड़बड़ी होती है तो। आइडेंटिटी कार्ड याद हो रहा है, गरबा पंडालों में आइडेंटिटी कार्ड लगाकर लोगों अंदर। सरकार क्या कर रही है? आपकी सरकार, ये फेलियर सरकार का है। आप धर्म से अध्यात्म मंत्री हो, सब आपकी जिम्मेदारी है। एक भी होता है तो जिम्मेदार आप होगे। और इस मामले पर सियासत लगातार बढ़ती जा रही है। काजी सैयद अनस अली का बयान भी सामने आ चुका है। उन्होंने कहा है कि जहां गलत काम हो रहा है या दिक्कत है वहां जरूरी हो आईडी। दूसरी तरफ त्योहारों में एक दूसरे के यहाँ आना जाना लगा रहता है। हमारी संस्कृति एक दूसरे को बुलाने की भी है, और आईडी लेकर आना हो तो इसको गलत होता है। गरबा एक फेस्टिवल है। उषा ठाकुर जी ये जो बयान दे रही हैं, ये एक उनका जो मजहबी त्यौहार है, उस त्यौहार में एक दूसरे को बुलाया जाता है। हिंदुस्तान गंगा जमनी तहजीब का मरकज है, तो ये तो एक सरासर गलत बात है। मैं समझता हूँ कि आप गरबे में किसी को बुला रहे हैं या हम ईद पे किसी को बुलाएं तो आधार कार्ड चेक करके बुलाएं। इस तरीके से कोई गैर कानूनी कहीं काम हो रहा है या कोई ऐसा काम हो रहा है जिसमें आपको डर है, अंदेशा है, तो वहाँ बिल्कुल आप आधार कार्ड चेक करें। मगर जहाँ तक मैं समझता हूँ इस मुल्क के अंदर कि एक दूसरे के यहाँ त्योहारों पे जाते हैं लोग, तो क्या आधार कार्ड लेके जाएंगे? और ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। सहयोगी वासु चौरे भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। वासु, एक ऐसा मसला मंत्री उषा ठाकुर ने उठाया है जिसको लेकर लगातार चर्चाएं होने लगी। एक तरफ कुछ लोग उसका समर्थन भी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार हमलावर है और काजी साहब भी विरोध में है। हालांकि कैसे देखा जा रहा है इस पूरे मसले को, आपसे समझना चाहेंगे वासु। बिल्कुल, देखिए जल्द ही नवरात्रि का जो पर्व है वो शुरू होने वाला है और बड़े पैमाने पर गरबों का आयोजन मध्य प्रदेश में भी होता है। खासतौर पर जो महानगर हैं भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, यहाँ पर बड़े बड़े गरबों का आयोजन होता है। हजारों की संख्या में जो युवक युवतियाँ हैं वो पहुँचते हैं और गरबा करते हैं। लेकिन अगर बीते सालों की हम बात करें तो कहीं ना कहीं गरबों को लेकर विवाद के मामले भी सामने आए थे। जब लव जिहाद के कुछ कनेक्शंस हैं वो भी गरबा उत्सव जो होता है उससे निकले थे, जिसके चलते उषा ठाकुर का ये पूरा स्टेटमेंट सामने आया है। और उनके बयान के अगर मायने निकाले जाएं तो कहीं ना कहीं उनके कहने का ये मतलब है कि सावधानी बरती जाए ताकि कहीं पे भी विवादास्पद स्थिति क्रिएट ना हो और बाद में किसी तरीके का कोई नुकसान ना हो। लेकिन उनके स्टेटमेंट को लेकर विपक्ष जो है वो लगातार सवाल खड़े कर रहा है, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। और जो मुस्लिम समाज के जो नेता हैं उनका ये कहना है कि अगर हर जगह आइडेंटिटी दिखाना जरूरी हो जाएगा, अनिवार्य हो जाएगा, तो वहां पर जो धार्मिक सौहार्द होता है, एक गंगा जमुना तहजीब का जो बात इस मामले में होता है। शुक्रिया आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए। लेकिन इस बीच दिल्ली से इस वक्त की एक बड़ी खबर हम बता दें, एमपी कांग्रेस के प्रभारी मुकुल वासनिक ने इस्तीफा दे दिया है। राज्य के प्रभारी के पद से इस्तीफा दिया है। जयप्रकाश अग्रवाल को राज्य का प्रभारी बनाया गया है। सोनिया गांधी ने उन्हें नियुक्त किया है। आपको बता दें कि मुकुल वासनिक एमपी कांग्रेस के प्रभारी जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, जयप्रकाश अग्रवाल उनकी जगह अब एमपी कांग्रेस का जिम्मा संभालेंगे। राज्य का नया प्रभारी बनाया गया है जयप्रकाश अग्रवाल को। सोनिया गांधी ने उन्हें नियुक्त किया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी अशरफ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अशरफ, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से जोड़कर इसको हम देख सकते हैं क्योंकि पूरी तरह से कांग्रेस अब तैयारी कर रही है कि कांग्रेस को सशक्त बनाया जा सके। कैसे देखते हैं इसे? बिल्कुल, देखिए ये जो आज कदम उठाया गया है, राज्य के प्रभारी पद से मुकुल वासनिक ने इस्तीफा दिया और उनकी जगह जयप्रकाश अग्रवाल को प्रभारी नियुक्त किया गया है, वो इसी वजह से कि संगठन को जयप्रकाश अग्रवाल ज्यादा समय दे सके, तो आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में
ज्यादा समय दे सके, पार्टी के अंदर जो या संगठन के अंदर जो कमियां हैं जहां पे को दूर करना जरूरी है, और जहां पर कार्यकर्ताओं को और मजबूती के साथ उनका प्रोत्साहन करना, उनका में ऊर्जा का संचार करना, ये सब काम मुकुल वासनिक अभी नहीं कर पा रहे थे। उनके पास काम की ज्यादा बोझ था, उनके पास दूसरे काम भी ज्यादा हैं, तो उधर लगे हुए थे। इस वजह से उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से मुक्त करने का आग्रह कांग्रेस अध्यक्ष से किया था, और उसको तुरंत मानते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने उनका जो इस्तीफा उसे मंजूर कर लिया और उनकी जगह जयप्रकाश अग्रवाल को नियुक्त किया। जयप्रकाश अग्रवाल ज्यादा समय दे पाएंगे, और जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं उसमें वो ज्यादा समय देंगे, और जो संगठन को लेकर कैसे मजबूत करना है, कैसे आगे चलना है, पार्टी की नीतियों को क्या क्या है, कैसे कैसे कांग्रेस के साथ आम लोगों को जोड़ना है, तो ये काम अब जयप्रकाश अग्रवाल का रहेगा। मुकुल वासनिक इतना समय नहीं दे पा रहे थे, उनके पास पार्टी के और संगठन के दूसरे काम है, तो उनमें व्यस्तताओं को ज्यादा रहते थे, लेकिन अब जयप्रकाश अग्रवाल को उनकी जगह बनाया गया, और उम्मीद की जा रही है कि 2000 विधानसभा का चुनाव के मद्देनजर अब वो ज्यादा समय पार्टी के लिए देंगे और चलिए देखना होगा अशरफ किस तरह का बदलाव कांग्रेस में देखने को मिल सकता है। शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। बात करेंगे एनटीए की, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी 2022 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। राजस्थान की तनिष्का ने देश में टॉप किया है। तनिष्का ने एग्जाम में 720 में से 715 अंक हासिल किए हैं। रायगढ़ के ओम प्रभु ने छत्तीसगढ़ में पहला स्थान हासिल किया है। ओम प्रभु का ऑल इंडिया 44वां स्थान है, और ओम ने अपनी पढ़ाई रायगढ़ के केंद्रीय विश्वविद्यालय से की है। और इधर ओम के पिता कृष्ण कुमार माइनिंग इंजीनियर हैं। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार को दिया है। नीट 2022 के रिजल्ट आ चुके हैं, और रायगढ़ के ओम प्रभु ने छत्तीसगढ़ में पहला स्थान हासिल किया है। बता दें ऑल ओवर रैंक 44वां है और छत्तीसगढ़ में पहला स्थान मिला है। हमारे साथ ओम प्रभु हैं, बात करेंगे कैसे सफलता मिली और कितने घंटे पढ़ाई करते थे, क्या कुछ रणनीति थी। ओम, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। बताइए रणनीति कैसे रही इस यहाँ तक पहुँचने में। हाँ, तो सबसे पहले ये इससे डिफिकल्ट एग्जाम जो ऑल इंडिया लेवल के होते हैं उनके लिए आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी और प्लान चाहिए होता है। तो प्रॉपर स्ट्रेटेजी और प्लान का मतलब होता है कि सबसे पहले आपको एक शेड्यूल कोर्स होना चाहिए, उसके साथ कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी के साथ आपको 2 ईयर पढ़ना होता है। तो ये ओवरऑल आपको प्लान रखना होता है नीट के लिए। पूरे प्लान के साथ जो है उन्होंने तैयारी की। परिवार में कौन कौन है, कैसा है, खुशी का माहौल है, क्या है, अभी परिवार में कितने लोग हैं, कौन कौन है आपके घर में। तो एक्चुअली हम लोग 6 लोग हैं, मेरे मम्मी, मेरे पापा और मेरे एक बड़े भैया हैं जो IIT मद्रास से MS कर रहे हैं। मेरी दीदी हैं जो IIT हैदराबाद से PhD कर रही हैं, और मेरी एक और दीदी हैं जो ऑलरेडी BDS डॉक्टर डेंटिस्ट हैं, और मैं चौथा भाई। अच्छा, आपकी क्या प्लानिंग है कि कौन क्या करना चाहते हैं अभी? तो एक्चुअली मेरा अभी 44 रैंक आया ऑल इंडिया के नीट में, तो मेरे को एम्स दिल्ली मोस्ट प्रोबेबली मिल जाएगा। तो एम्स दिल्ली से हम 5.5 साल का MBBS कोर्स करेंगे। फिर उसके आगे में कौन सा स्पेशलाइजेशन सुपर स्पेशलाइजेशन करना उसके बारे में एग्जैक्टली अभी नहीं सोचा है। पापा क्या करते हैं आपके? पापा अभी माइनिंग इंजीनियर हैं CCL में। क्या अभी जब पता चला कि टॉप किया है आपने, तो कितना खुशी हुआ है? परिवार वालों का भी फोन आ रहा है, रिश्तेदारों का भी। कौन कौन आपको अभी तक बधाई दे चुके हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आपने पहला स्थान हासिल किया है? हाँ, तो सबसे पहले मेरे जितने भी रिश्तेदार रहे हैं सभी लोगों ने बधाई दिया, और कई उनके छोटे मेरे कज़न लगते हैं तो वो भी स्ट्रेटेजी पूछें कि भाई कैसे पढ़ना है, कैसे आगे करके अप्रोच करना है। तो और मम्मी पापा तो काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं इन चीज़ों में। चलिए, ये थे रायगढ़ के ओम, जिन्होंने छत्तीसगढ़ का नाम जो है देश भर में रोशन किया। हरपाल सिंह खूंटे, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायगढ़ से। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक